नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। आज है शुक्रवार और जैसे कि आप जानते हैं हर शुक्रवार के दिन हम शामिल करते हैं आपके द्वारा भेजी गई चिट्ठियां और ईमेल, और जो प्रश्न उनमें होते हैं उनका जवाब देते हैं हमारे विशेषज्ञ। तो ये सिलसिला शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा महिला सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण। गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग द्वारा उत्तर प्रदेश का विकास। और मैदानी क्षेत्रों के लिए हरी सलाद पत्ता की नई किस्म। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाओं तक वित्तीय सहायता पहुंचाना जरूरी है तथा देश में महिला सहकारिता को मजबूत बनाया जाए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपनी सभी योजनाओं में 30% फंड महिलाओं के लिए रखता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा महिलाओं के लिए केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भुवनेश्वर स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने महिला सुदृढ़ीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि भारत की 1.2 अरब की जनसंख्या की लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। महिलाएं फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तथा इसके बाद की गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि देश की लगभग 8 लाख सहकारिताओं में केवल महिलाओं द्वारा संचालित मात्र 20,014 सहकारिताएं कार्यरत है। इसके अलावा देश भर में स्थापित 668 कृषि विज्ञान केंद्रों में एक महिला वैज्ञानिक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। 3.1 लाख कृषिरत महिलाओं का देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान प्रशिक्षण दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एनसीडीसी ने और एनसीयूआई, दो हमारी जो सहकारी संस्थाएं हैं, इनके तत्वाधान में देश के अंदर के 200 चुने हुए ऐसी महिलाएं जो सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रही है। 2 दिनों से उनका एक कार्यशाला चल रहा था जिसका आज समारोह था, और मुझे इस बात की खुशी है कि अब सहकारिता के क्षेत्र में महिला नेतृत्व भी बड़ी तेज़ी से उभर रहा है। अभी तक देश के अंदर 8 लाख, उसमें मात्र 20,000 महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो हमारा लक्ष्य है कि बड़े पैमाने पर महिलाओं के सोसाइटी का निर्माण हो, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की आमदनी बढ़े तब ये परिवार की संपन्नता होगी, और परिवार जब संपन्न होगे तब गांव संपन्न होगा। लगभग 50 मिलियन किसान और मजदूर गन्ने से अपनी जीविका कमाते हैं। गन्ने का उपयोग प्रमुख गुड़ और खंडसारी उद्योग में किया जाता है। हमारे देश में शक्कर उद्योग करीबन 30,000 करोड़ का व्यवसाय है, जिसका कपड़ा उद्योग के बाद दूसरा स्थान है। इसके अलावा गन्ना चारा, खाद व कागज खाटबूट बनाने के काम आता है। ये उद्योग लोगों को रोजगार मुहैया कराता है तथा ये किसानों की आर्थिक उन्नति का आधार है। भारत में संपूर्ण गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में इस बार चीनी उत्पादन 80 लाख टन से अधिक होने की संभावना है। इसका श्रेय जाता है गन्ना किसानों और वैज्ञानिकों को, जो कि अच्छे किस्म के गन्ना बीजों को लगाकर देश में गन्ने की आपूर्ति को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चीनी मिलों का उत्तर प्रदेश के गांवों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के गांवों में एक विकास का कार्य करती हैं। ये किसानों के साथ साथ प्रदेश के लोगों के जीवन में मिठास घोलने का कार्य भी करती हैं। एक चीनी मिल से करीब अगर मैं अपनी चीनी मिल की बात करूँ, 32,000 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारी चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति करते हैं। चीनी मिल में जब गन्ना आता है तो वो गन्ना 3 विभागों से गुजरता हुआ चीनी में के रूप में बदला जाता है। सबसे पहला गन्ना चीनी मिल में आएगा। चीनी मिल में आने के बाद उसका केन डिपार्टमेंट जो उसका गन्ने को लेकर के आता है, उसका वेमेंट होगा। वेमेंट के बाद वो गन्ना केन कैरियर में लोड होता है। वहाँ से उसका जो पहला पार्ट है मिल हाउस, जहाँ पे जाकर के गन्ने की क्रशिंग होती है, यानी कि गन्ने का जूस निकाला जाता है। जूस निकालने के बाद जो इसकी बैगास बस्ती से खोई भी कहते हैं, वो खोई पावर प्लांट में भेज दी जाती है, जहाँ वो जला करके
बॉयलर में जलती है और जलने के बाद उससे स्टीम जनरेट होती है और साथ साथ उस स्टीम से टरबाइन के थ्रू पावर का जनरेशन होता है। पावर ग्रिड में सप्लाई हो जाती है और जो स्टीम है वो बॉइलिंग हाउस में जाती है। स्टीम बॉइलिंग हाउस में जाएगी तो वो जो जूस गन्ने का बॉइलिंग हाउस में जाता है उसकी बॉइलिंग का काम करती है और वहाँ पर वो जूस चीनी के दानों में कन्वर्ट होकर के लोगों के जीवन में मिठास घोलने का काम करता है। लेट्यूस यानी हरी सलाद पत्ता की फसल के लिए सस्ते बीज मुहैया कराने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के सब्जी संभाग की महिला वैज्ञानिक ने कुछ नए शोध किए हैं। अब तक लेट्यूस के बीज दूसरे देशों से आयात किए जाते थे जो काफी महंगे पड़ते थे और अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में ये फसल ली जाती थी, लेकिन नई शोध से मैदानी क्षेत्रों में लेट्यूस की फसल ली जा सकेगी। लेटुस सलाद के रूप में सब्जी फसल है जो कि पोषण से भरपूर है। इसका बीज विदेशों से आयात किया जाता रहा है। अब मैदानी क्षेत्रों के लिए बीज तैयार कर लिए गए हैं जिसे सस्ते दामों पर खरीदकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेट्यूस एक लीफी वेजिटेबल क्रॉप है जो हम विदेशी क्षेत्रों से लाते हैं और इस लेट्यूस क्रॉप में 4 तरह की किस्में हैं। एक लीफी, हेडिंग, कॉस और रोमेन एंड स्टेम लेट्यूस। और इस लेट्यूस क्रॉप में अन्य अधिक पोषक तत्व है और हम अभी इस रिसर्च कर रहे हैं इस क्रॉप में। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बीज है हम विदेशी क्षेत्रों से लाते हैं और इसके कारण हमारे किसान भाई नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि बहुत ही कॉस्टली है। तो हम ये इस संस्थान में यही काम कर रहे हैं कि हम एक ऐसे बीज हम डेवलप करना चाहते हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए भी सस्ता पड़ जाएगा और हमारी यही कोशिश है कि ऐसा बीज हम डेवलप करेंगे जो हमारे उत्तर भारत मैदानी क्षेत्रों में हम लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि ज़्यादातर ये जो लेट्यूस क्रॉप है ये हम अपने पहाड़ी क्षेत्रों में लगाते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि जो सीड हम बनाएंगे वो हमारी मैदानी क्षेत्र में हम लगा देंगे और इससे ये भी हो सकता है कि आजकल इसका जो डिमांड है वो रेस्टोरेंट, होटल्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे किसान भाई अब सोच सकते हैं आगे, ताकि ये क्रॉप जब लगाएंगे तो उनके लिए ही लाभ ही होगा। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। बारिश के लिहाज से अगले 2 दिन उत्तर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। खास तौर से पहाड़ी राज्यों में झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल दोनों दिन अधिकतर जगहों पर पानी बरस, जबकि उत्तर प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। इसी तरह की बारिश दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान में भी अगले 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बादलों के बरसने का अनुमान है। ऐसा ही अनुमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी जाहिर किया गया है। वहीं गुजरात में कल 1-2 जगहों पर बारिश की संभावना है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। हालांकि विदर्भ में कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं। पूर्वी भारत में भी बादल काफी सक्रिय रहेंगे। बिहार, झारखंड और ओडिशा में आज और कल दोनों दिन कई स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिम बंगाल में आज कुछ स्थानों पर तो कल अनेक जगह पानी बरसेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज कई स्थानों पर तो कल अनेक जगह बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में कुछ एक स्थानों पर बादल बरसेंगे। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी इक्का दुक्का स्थानों पर पानी बरस सकता है, जबकि उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों और तटीय कर्नाटक में बारिश नहीं होगी। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो अभी आपने देखी खबरें खेती की। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सेगमेंट आपकी चिट्ठी आपका ईमेल की ओर। आज हम आ पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BS तोमर जी। डॉक्टर तोमर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, आपकी बहुत सी चिट्ठियाँ, बहुत से ईमेल हम तक पहुँचे हैं जिसमें सब्जियों से संबंधित आप सभी ने काफ़ी प्रश्न किए हैं। तो आइए एक एक करके आपकी चिट्ठी और आपकी ईमेल को हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। डॉक्टर तोमर, सबसे पहली चिट्ठी हमें भेजी है ओमकार सिंह जी ने, गांव मीरापुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। और वो ये कहते हैं कि गन्ने की बसंतकालीन खेती के साथ साथ वो मूंग और उड़द की खेती भी करना चाहते हैं। आप क्या जानकारी देंगे? ओमकार सिंह जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप बसंतकालीन गन्ने की बुआई के साथ साथ मूंग और उड़द की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं और इसके लिए आपको खेत की पलेवा करके गन्ने की बुआई करनी होगी। उसी नमी पर आपको मूंग और उड़द की जो 2 खोड़ों के बीच की जगह है उसमें आप मूंग की एक कतार की बिजाई कर सकते हैं और उड़द की भी इसके साथ साथ बुआई की जा सकती है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसी किस्मों को चयन करना है जो कम अवधि में तैयार हो जाती हैं, यानी कि 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती हैं। और उसके लिए मूंग की हमारी एक सुधरी किस्म है, पूसा संस्थान द्वारा विकसित की गई है, पूसा विशाल या पूसा 9531। इन दोनों में से किसी भी एक किस्म का आप चयन कर सकते हैं और उसको गन्ने के बीच में खोड़ में बुआई कर सकते हैं। जहाँ तक बात है उड़द की पंत उड़द 35 या आज़ाद किस्म है जिसको आप इसके लिए चयन कर सकते हैं और इसकी गन्ने की बसंतकालीन खेती के साथ साथ बिजाई करके आप अच्छी पैदावार अंत फसल से ले सकते हैं। तो ओमकार सिंह जी, यहाँ डॉक्टर तोमर ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है और आशा करते हैं कि दी गई जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। आइए अगली चिट्ठी जो है वो शामिल करते हैं। डॉक्टर तोमर, अगली चिट्ठी हमें भेजी है राजकुमार आर्या जी ने, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। और वो ये लिखते हैं, मैं सब्जी की ऑर्गेनिक खेती करना चाहता हूँ और कैसे करूँ इसकी तमाम जानकारी वो चाहते हैं। सब्जी फसलों की भी ऑर्गेनिक खेती करने की अपार संभावनाएं हैं, आप उसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके लिए आपको खेत का चयन करना होगा और उस खेत को निरंतर 3 साल तक कम से कम किसी भी प्रकार का कार्बनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक या अन्य खरपतवारनाशी आदि का इस्तेमाल उसमें नहीं करना है, या आसपास के खेतों से भी आने वाले पानी को वर्षा के दौरान उसमें नहीं घुसने देना है, ताकि आप 3 साल के अंदर अपने जो आपका इनऑर्गेनिक प्लॉट है उसको ऑर्गेनिक में परिवर्तित कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है, आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं दलहनी फसलों से, जिसमें सर्दी के मौसम में आप मटर लगा सकते हैं, बांकला लगा सकते हैं और गर्मी के मौसम में आप लोबिया एवं ग्वार लगा सकते हैं। और वर्षा के मौसम में दोबारा आप सेम, लौकी, तुरई और अन्य बहुत सारी फसलें हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ऐसी सब्जी फसलों का चयन कर सकते हैं जिनकी अल्प अवधि की होती हैं, जैसे धनिया है, पालक है, मेथी है। अलग अलग मौसमों पे आप कम अवधि की फसलों का चयन करके इस कार्य को आप शुरू कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारे शहरों के अंदर आज लोगों के अंदर जो जानकारी बढ़ रही है, उससे ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग भी धीरे धीरे बढ़ रही है और उपभोक्ता इसके लिए चाहते हैं कि हमें स्वस्थ सब्जी खाने के लिए मिल पाए। तो राजकुमार जी, आपने हमें कुरुक्षेत्र हरियाणा से अपनी चिट्ठी भेजी और यहाँ पे डॉक्टर तोमर ने आपकी चिट्ठी का भी जवाब दिया। ऑर्गेनिक खेती आप करना चाहते हैं और ये बहुत ही अच्छी पहल है आपकी और आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप भी ज़रूर लाभान्वित होंगे। आइए अगला जो है हमारे पास ईमेल है उसे शामिल करते हैं। डॉक्टर तोमर, हमें ये अगली ईमेल जो है वो आई भेजी है सतीश कुमार जी ने, झज्जर हरियाणा से। और वो ये कहते हैं कि गाजर और मेथी की बीज फसल लगाई हुए हैं, उसमें पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण जैसे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
सतीश कुमार जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो आपने गाजर मेथी की फसल लगाई है, अब उसमें हो सकता है कि ये चूर्णिल आसिता के लक्षण हैं और इस बीमारी के अब आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बीमारी का प्रकोप तभी होता है जब वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है और तापक्रम में धीरे धीरे वृद्धि होती है या कभी इस मौसम में बेमौसमी वर्षा होने की संभावना रहती है। और ये फफूंद की बीमारी है जिससे फसल में काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि पत्ती का या पूरा भाग या तना, फलियां भी कई बार इस रोग से पूरी तरह से ढकी जाती हैं, कवर हो जाती हैं और इससे फसल की उत्पादन अक्षमता पे प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे, अगर भी इसके प्रारंभिक लक्षण आपकी फसल में हैं तो आप कैराथेन एक रसायन है जिसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके साफ़ मौसम में दोपहर के बाद या तो 3 बजे के बाद या प्रातः 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और तेज़ धूप की अवस्था में कैराथेन का छिड़काव ना करें और इसके छिड़काव से ही आपके अगर प्रारंभिक लक्षण हैं तो इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। तो सतीश कुमार जी, यहाँ पे डॉक्टर तोमर ने आपके भी ईमेल का उत्तर दे दिया है और आशा करते हैं आपको भी इससे ज़रूर जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। आइए अगली चिट्ठी जो हमें भेजी है संजीव कुमार जी ने। डॉक्टर तोमर, इन्होंने हमें चिट्ठी लिखी है गांव महावतपुर बागपत से और ये कहते हैं कि मैंने बैंगन जो है वो लगा रखा है, लेकिन उसके साथ वो भिंडी की खेती भी करना चाहते हैं, तो भिंडी की उत्तम किस्मों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। आप भिंडी की खेती बिल्कुल निश्चित रूप से गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। ये मौसम खरीफ की अपेक्षा बहुत सुरक्षित मौसम है और इसमें आप भिंडी की बिजाई करने का बहुत अच्छा समय आ गया है। इसके लिए मैं आपको 2 उन्नत किस्मों का बताना चाहूँगा। एक तो है पूसा A4 किस्म, जो बहुत अच्छी किस्म है और इसकी फलियां गहरे हरे रंग की होती हैं और ये बहुत जल्दी तुड़ाई देना शुरू कर देती है। अर्का अनामिका एक दूसरी किस्म है जिसको आप अभी बिजाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इसके लिए गर्मी के मौसम में, क्योंकि हम ये सिफारिश करते हैं कि पौधों को वर्षा की अपेक्षा कम फासले पर लगाने की सिफारिश करते हैं, क्योंकि इसमें बढ़वार वर्षा की अपेक्षा कम होती है, इसलिए ज़्यादा फलन हो और पौधे सीधे बढ़ें तो हम इसको पास में लगाने की सिफारिश करते हैं। और इसलिए बीज की मात्रा भी वर्षा मौसम की अपेक्षा अधिक इस्तेमाल आपको करनी होगी और 1 एकड़ में आपको 8 किलोग्राम 6 से 8 किलोग्राम बीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं और इसकी बुआई आप मेड़ों पे करते हैं तो आप निश्चित रूप से भिंडी की फसल की अच्छी पैदावार अपने खेत से ले सकते हैं। तो संजीव जी, यहाँ डॉक्टर तोमर ने आपको भी तमाम जानकारी जो है वो दे दी है। आइए अगला ईमेल हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ से, उसे भी शामिल करें। डॉक्टर तोमर, केपी सिंह जी ने जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हमें ईमेल के ज़रिए ये प्रश्न किया है कि मैं लौकी, तोरई और लोबिया की खेती करना चाहता हूँ और इसके बारे में भी वो तमाम विस्तृत जानकारी चाहते हैं। केपी सिंह जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि लौकी की अभी तुरई की आप सीधे बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि अब जमाव के लिए उपयुक्त तापक्रम की स्थिति बनी हुई है और आप बीजों को बुआई से पहले भिगो लें और भिगोने के साथ साथ पानी में आप 2 से 2.5 ग्राम दवा यानी कि आधी चम्मच 22 टिन पानी में घोल बना लें और उसमें बीजों को भिगो दें। और पानी का स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए घोल का कि उसमें 1 इंच के आसपास पानी बीजों के ऊपर खड़ा रहे, ताकि बीज अवशोषित करके अवशोषण के साथ साथ ये दवाई भी बीजों के ऊपर लगे हुए या अंदर छुपे हुए जो रोगजनक हैं उनको नियंत्रित करने में मदद करती है। और उसके बाद आप बीजों को निकाल करके आप उनको छायादार जगह में सुखा करके ताकि बीज आपस में बुआई के समय चिपके ना, आसानी से बिजाई की जा सके। इसके लिए उन्नतशील प्रजातियों में बहुत सारी किस्में हमारे देश में अलग अलग संस्थानों विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित की गई है। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साहकिय विज्ञान संभाग द्वारा विकसित एक किस्म है पूसा नवीन। ये बहुत ही अच्छी किस्म है। इसका फल जो है बेलनाकार होता है, हरे रंग का होता है और ये बिजाई के बाद 45 दिन के आसपास 42 से 45 दिन में इसकी तुड़ाई शुरू की जा सकती है। दूसरी जो आपने कहा चाहा है कि भाई तुरई में भी हम आपको बताना चाहिए पूसा स्नेहा और एक चिकनी तुरई की भी किस्म है जिसको हम पूसा नूतन बोलते हैं। इन दोनों किस्मों को भी आप बिजाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बुआई के लिए अभी उपयुक्त वातावरण है, उसकी आप सीधे बीज लेकर के बिजाई कर सकते हैं। अगर इन किस्मों का बीज आपके आसपास में उपलब्ध है तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अन्य किसी भी और भरोसे की जगह से भी आप बीज लेकर के इनको बुआई में इस्तेमाल में ला सकते हैं।
जहाँ तक बात है लोबिया की, ये निश्चित रूप से एक दलहनी सब्जी फसल है, इसकी बुआई का भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसकी बुआई जो है मेड़ों पे करें और समतल क्यारियों की बुआई करने से बचें, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब हम खेत में पानी लगाते हैं तो समतल क्यारियों में बिजाई की हुई फसल में उकटा रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप मेड़ों पे बुआई करते हैं तो पानी आप जड़ क्षेत्र में उपलब्ध करा सकते हैं, इससे आप उकटा रोग से भी बच सकते हैं और आप अपनी अच्छी पैदावार लोबिया से ले सकते हैं। और इसके लिए 2 किस्में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो पूसा सुकोमल है और एक कोमल है, एक अर्का कोमल है। इन किस्मों को आप किसी को भी आप चयन करके इनकी बिजाई आप अपने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में करके लोबिया की भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो यहाँ केपी सिंह जी, हमने आपके ईमेल द्वारा पूछे गए प्रश्न को अपने कार्यक्रम में शामिल किया। डॉक्टर तोमर ने भी आपके प्रश्न का उत्तर दिया और आशा करेंगे आपको भी इससे ज़रूर लाभ पहुँचेगा। अगली चिट्ठी हमें भेजी है दिल्ली से राजेंद्र सिंह जी ने, और डॉक्टर तोमर ये कहते हैं कि वो अरहर की जो है वो खेती करना चाहते हैं, उन्नत किस्मों और बीजों के बारे में तमाम जानकारी चाहते हैं। वो हमारे जो किसान भाई हैं बहुत जागरूक हैं, इससे पता चलता है और ये बहुत ज़रूरी भी है किसान भाइयों को बुआई करने से पहले प्लानिंग करना, नियोजन करना कि आपको, ताकि बीज अच्छी उन्नत किस्म का आप चयन करके पहले से ही उसका बीज लेकर के अपने पास सुरक्षित रख लें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अभी 15 से 17 मार्च के बीच में कृषि मेले का, उन्नत कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे, क्योंकि ये दिल्ली में है, किसान भाई मेले के दौरान यहाँ आएँ और आकर के यहाँ से अरहर का अच्छी गुणवत्ता का बीज ले सकते हैं। हमारे संस्थान से 4 किस्मों का विकास हुआ है। एक तो हमारी किस्म है पूसा 991, दूसरी किस्म है पूसा 992, तीसरी किस्म है पूसा 2001, पूसा 2002। ये ऐसी किस्में हैं जिनको हमारे दिल्ली के या आसपास के क्षेत्रों में या उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में हम इसको लगाने की सिफारिश करते हैं। और ये अगर हमारे किसान भाई इसकी मई के अंत तक इसकी बिजाई करते हैं मेड़ों के ऊपर, तो ये फसल उनकी पक करके 15 नवंबर के आसपास तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से अरहर के बाद आप हमारे किसान भाई दूसरी फसल की भी बिजाई, गेहूँ, जौ, जई आदि की बड़ी सुगमता के साथ कर सकते हैं और अच्छी पैदावार इन किस्मों से दिल्ली के क्षेत्र के अंदर लिया जा सकता है। और आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं हमारी आखिरी चिट्ठी, जिसे भेजा है दिलीप सिंह राणा जी ने शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से। और बहुत ही जागरूक किसान लगते हैं, अपने आसपास के जो साथी किसान हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कृषि एग्री क्लिनिक के बारे में तमाम जानकारियाँ, तो विस्तृत जानकारी आप दीजिए उन्हें। राणा जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप एग्री क्लिनिक की स्थापना कर सकते हैं अपने गांव में या अपने जहां भी आपका शहरी क्षेत्र है। और इसके लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी। तो जो बीएससी एग्रीकल्चर हैं या बीएससी हैं, ऐसे स्नातक जो कृषि या विज्ञान में स्नातक की उपाधि लिए हुए हैं, वो इस कार्यक्रम को, एग्री क्लिनिक के काम को कर सकते हैं। एग्री क्लिनिक का मतलब है कि आप किसानों को तकनीकी जानकारी दें, उसके साथ साथ आप उनको अच्छी गुणवत्ता के बीज या रसायनों के बीज या दूसरी कृषि यंत्रों से संबंधित या बाजार से संबंधित जानकारी आप एग्री क्लिनिक के माध्यम से दे सकते हैं। और इसमें आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप इस कार्य को बहुत ही अच्छे प्रकार से करना चाहते हैं तो आप इसकी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम एग्री क्लिनिक की स्थापना के ऊपर किया जाता है। आप इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के अपने ज्ञान का संवर्धन कर सकते हैं और एग्री क्लिनिक का जो विचार है आपका, उसको आप बहुत ही अच्छे प्रकार से उसको जो है अंजाम दे सकते हैं और किसानों की वास्तविक सेवा आप कर सकते हैं। तो दिलीप सिंह राणा जी, ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है आपकी, और इसके साथ न केवल आप स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने साथ के जो युवा किसान हैं या आपके क्षेत्र के जो किसान हैं उनको भी अपने साथ आप जोड़ सकते हैं। और इसके लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ डॉक्टर तोमर, आपने भी काफ़ी समय दिया, हमारे किसानों के प्रश्नों का उत्तर दिया और उनकी समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन
10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो अपने आज के इस कार्यक्रम में हमने दर्शकों द्वारा भेजी गई चिट्ठियां और ईमेल शामिल किए। अगर आपके मन में भी खेती किसानी या फिर पशुपालन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप भी अपने प्रश्न हमें ईमेल या चिट्ठियों के जरिए भेज सकते हैं। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।